5 राज्यों में नई सरकारें बनाने की कवायद हुई तेज। 4 राज्यों में भाजपा और पंजाब में आम आदमी पार्टी बनाएगी सरकार। संसद बजट सत्र का दूसरा भाग आज से शुरू। सुबह 11 बजे से दोनों सदनों में प्रारंभ होगी कार्यवाही। कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं दिल्ली दौरे पर। दौरे के दूसरे दिन आज केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान से करेंगे मुलाकात। इस बार होली और शब बारात के त्योहार मनाए जाएंगे साथ। प्रशासन ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों त्योहारों को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और होली की धूम में रंगा पूरा ब्रिज। मथुरा के विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में मनाई गई ढप होली। नमस्कार, मैं हूं मोनिका चौहान और अब समाचार विस्तार से। 5 राज्यों में बीते दिनों हुए विधानसभा चुनावों के बाद 4 राज्यों में मिली जीत पर भाजपा इन राज्यों में सरकार बनाने की कवायद तेज कर चुकी है, जिसके चलते बड़ी बड़ी बैठकों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है। इस बीच करारी हार के बाद कांग्रेस में मंथन जारी है, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने की तैयारियां भी जोरों पर देखने को मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में शानदार जीत के बाद सरकार बनाने की कयावत के तहत कार्यकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने व्यस्त दौरे पर दिल्ली पहुंचे। यहाँ उन्होंने 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, आज योगी आदित्यनाथ जी से भेंट हुई। उन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। बीते 5 वर्षों में उन्होंने जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में वे राज्य को विकास की और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। बाद में योगी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से शिष्टाचार मुलाकात की। साथ ही वह भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष से उनके आवास पर जाकर मिले। उम्मीद की जा रही कि सरकार गठन की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। विधानसभा के चुनावों को जीतने के बाद यह पहली बार है कि योगी दिल्ली पहुंचे हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से भाजपा ने 4 राज्यों में सत्ता में दोबारा वापसी की है। उधर राज्यों में हार और खिसकते हुए जनाधार को देखते हुए कांग्रेस ने 5 राज्यों के चुनाव परिणाम और बाकी के विषयों पर मंथन के लिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक की। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पार्टी के कई कद्दावर नेताओं ने शिरकत की। पंजाब में सत्ता गंवाने और 4 अन्य राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में निराशाजनक प्रदर्शन के कारण पार्टी में संगठनात्मक बदलाव और आंतरिक चुनाव कराए जाने का भी दबाव है। वहीं पंजाब में ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी ने अमृतसर में शक्ति प्रदर्शन किया। पंजाब के मनोनीत मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप की राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में रोड शो किया। भगवंत मान 16 मार्च को शहीद भगत सिंह के गांव में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस बीच गोवा के राज्यपाल ने नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए 15 मार्च को नई विधानसभा बुलाने का आह्वान किया है। कल उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी शिष्टाचार मुलाकात की। दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने उनको प्रदेश में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने पर बधाई और अगले कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करेंगे। जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए हैं, उसके बाद आकलन किया जा रहा है कि आखिर इन चुनाव नतीजों के मायने क्या हैं। हर पार्टी के लिए ये आकलन जारी है। चुनाव प्रचार में जब सभी पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने पूरी ताकत झोंक दी थी, तो आखिर किसने क्या खोया और किसने क्या पाया, देखते हैं इस रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सिर्फ प्रचंड बहुमत से वापसी ही नहीं की, बल्कि एक साथ कई इतिहास भी दर्ज किए। इतिहास सरकार में रहते हुए 3 राज्यों में वोट प्रतिशत में वृद्धि का, उत्तर प्रदेश में करीब 37 साल बाद सरकार के रूप में वापसी का, उत्तराखंड में हर 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा को तोड़ने का। सवाल है कि साल 2014 से पहले कई राज्यों में अस्तित्व की जंग लड़ने वाली पार्टी ने
ऐसा क्या किया कि उसका विजय रथ अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। अगर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में कहें तो ये भाजपा नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की तपस्या और खुद को जनता से जोड़ने का परिणाम है। ये भाजपा जीत का परचम देश के अलग अलग राज्यों में लगातार लहरा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र के तहत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भविष्यवाणी सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। विश्वास मत के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में विपक्ष से कहा था कि एक दिन आएगा कि आप पर देश हंसेगा, और शायद यूपी समेत दूसरे राज्यों में कांग्रेस की कुछ ऐसी ही स्थिति दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो जब विपक्ष हवा बना रहा था, तब भाजपा ने नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सत्ता में ऐसी जमीन बनाई जिससे न केवल विपक्ष के पांव उखड़ गए, बल्कि भाजपा ने जीत की वह फसल उगाई जो 3.5 दशक में नहीं उगी थी। मोदी के राशन और योगी के प्रशासन को घर घर पहुंचाकर विपक्ष के जातीय गणित को ढा दिया। ब्रांड मोदी और योगी इस चुनाव में भी बड़ी छाप छोड़ता नजर आया। अखिलेश यादव ने जातियों के आधार पर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन कर भाजपा को घेरने की कोशिश जरूर की, लेकिन योगी आदित्यनाथ का कानून व्यवस्था और विकास के बुलडोजर ने उसे धराशायी कर दिया। जनता ने जातिवाद को पटकनी देते हुए विकासवाद के साथ जाना पसंद किया। यूपी के गरीब से गरीब व्यक्ति ने, यूपी में गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, यूपी के हर मतदाता ने, हर नागरिक ने एक सबक दिया है कि जाति की गरिमा, जाति का मान देश को जोड़ने के लिए होना चाहिए, देश को तोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए, और ये करके दिखाया है। 4 चुनावों में करके दिखाया है। भाजपा की शानदार जीत के यूं तो कई कारण रहे। इनमें केंद्र सरकार की योजनाओं को सफलतापूर्वक जमीन पर उतारना बड़े कारणों में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम जन आरोग्य योजना, उज्ज्वला योजना समेत दूसरी बड़ी योजनाओं से आम जन को मिले लाभ ने विपक्ष के सभी समीकरण को तोड़ दिया। केंद्र की ओर से महिला सशक्तिकरण के उठाए गए कदमों ने भी भाजपा की जीत में बड़ा योगदान दिया है, जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने जीत के बाद भाजपा मुख्यालय में अपने संबोधन में किया था। मैं देश की महिलाओं, हमारी बहन बेटियों को विशेष रूप से नमन करता हूं। चुनाव के नतीजों में मेरी इन माताओं, बहनों का, बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारा सौभाग्य है कि भाजपा को बहनों, बेटियों, माताओं ने इतना स्नेह दिया है, इतना आशीर्वाद मिला है। जहां जहां महिला मतदाताओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया है, वहां बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। एक प्रकार से हमारी माताएं, बहनें, हमारी बेटियां, हमारी ये स्त्री शक्ति भाजपा की जीत की सारथी बनी है। भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत के पीछे डबल इंजन सरकार की 365 दिन काम करने वाली रणनीति भी कारगर रही। सरकार ने जनता को वोटर मानकर काम नहीं किया, बल्कि कोरोना काल में भी भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को घर में नहीं बैठने दिया और गरीबों के बीच राशन और दवा पहुंचाने से लेकर गांव में स्वास्थ्य स्वयं सेवक भी तैनात किए। जबकि इसके उलट विपक्ष मुसीबत की इस घड़ी में जनता के मोर्चे से नदारद रहा। प्रधानमंत्री का मंत्र रहा है, सत्ता सेवा का जरिया है, और भाजपा की सरकारें कमोवेश उसी डगर पर है। विश्लेषक भाजपा की जीत में इसे भी बड़ी वजह मानते हैं।
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगामी होली और शब बारात के त्योहारों पर शांति व्यवस्था के संबंध में प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कई जनपदों में होली और शब बारात के पर्व एक साथ मनाए जाएंगे। इस संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए होलिका दहन समिति और शांति समिति की बैठकें शीघ्र आयोजित की जाएंगी। सभी जनपदों में उप जिलाधिकारी और पुलिस उपाध्यक्ष संयुक्त टीमों में शराब की दुकानों की चेकिंग करेंगे। अपर मुख्य सचिव गृह ने इन त्योहारों के दौरान विद्युत, जलापूर्ति और साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सम्मिलित अधिकारियों ने कहा कि होली और शब बारात का पर्व सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांतिपूर्वक संपन्न कराने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई और व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। और अब बात करते हैं ब्रज की होली की। ब्रज में 40 दिवसीय होली को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बसंत पंचमी से शुरू हुई होली उत्सव की धूम के बाद मथुरा के विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में ढप होली के रूप में दिखाई दे रही है। इसमें मंदिर में करीब 5 फीट ऊंची और 3 फीट चौड़ी ढप रखी जाती है, जिसको 1 महीने पहले से तेल पिलाया जाता है। इस दौरान ब्रज के प्रसिद्ध रसिया गायक रसिया का गान कर भगवान को रिझाते हैं। जनपद में लठमार होली, फूलों वाली होली, दुलंडी, लड्डू मार होली जैसे कई आयोजन किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में होली समारोह का भव्य आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने कृष्ण कन्हैया के गीतों पर नृत्य किया और अबीर गुलाल उड़ाए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पतित पावनी गंगा के पानी को निर्मल बनाने की जागरूकता के उद्देश्य से शुरू हुई अतुल्य गंगा साइकिल यात्रा रविवार को जनपद के गोपालगंज पहुंची, जहां 60 यूपी बटालियन एनसीसी फतेहपुर के कैडेट्स इस साइकिल यात्रा में शामिल हुए। अतुल्य गंगा साइकिल यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए कर्नल मनोज केशवर ने बताया कि इस मिशन के माध्यम से लोगों के बीच जाकर गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। अब तक 1000 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुकी है और आज 13वां दिन है। हमारा नारा है सबका साथ हो, गंगा साफ हो, जहां ग्रामीण बच्चे भी इस यात्रा में जुड़कर गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए संकल्पित हो रहे हैं। वहीं इस यात्रा में शामिल हुए एनसीसी कैडेट्स ने भी अपने अनुभव साझा किए। सबका साथ हो और गंगा साफ हो। गंगा के 2 मुद्दे हैं, निर्मलता का और अविरलता का। दोनों ही मुद्दों पे काम करने की जरूरत है। गवर्नमेंट अपना काम अपनी जगह कर रही है। अब नागरिकों को भी अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। तो यूथ से हम बात कर रहे हैं, जन समाज से बात कर रहे हैं कि हम सबको जुड़ के एक टेबल पे आके मिलजुल के गंगा को साफ करना पड़ेगा। और गंगा ही नहीं, लगभग 150 से ऊपर नदियां भारतवर्ष में लुप्त हो रही हैं, गंदी हो रही हैं और खराब हो रही हैं। नदियों को बचाने के लिए चिंतन करना, रोज का चिंतन करना बड़ा जरूरी है। इस मिशन के द्वारा मैं अपने बच्चों और अपने जनमानस को यह चाहूँगा कि वो इस पतित पावनी माँ गंगा को स्वच्छ रखने के अपने विचारों को या जागरूकता, ऐसी जागरूकता जो उस गंगा को सफलता से अविरल प्रवाहित होने में मदद करे, उसके लिए ये मिशन चलाया जा रहा है। और मैं इसके लिए अपने एनसीसी कैडेटों के सहयोग से जनमानस में यह जन जागरूकता फैलाना चाहता हूं कि हर व्यक्ति उस माँ गंगा को स्वच्छ रखने में अपना सहयोग प्रदान करे। तो सेवानिवृत्त जो हमारे अधिकारी लोग हैं सेना के, वो आज हमारे बीच आए। उन्होंने हमको बताया कि हम लोगों को गंगा किनारे ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करना चाहिए, सिंगल यूज प्लास्टिक से बचना चाहिए, हमें अपने घर में प्लास्टिक का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और भी कई सारी बातें उन्होंने हमको सिखाई
जिसको हम सीख के इस मिशन को आगे बढ़ाना चाहेंगे और अपनी गांव गलियों में सब जगह ये बताना चाहेंगे कि सभी लोग गंगा को स्वच्छ बनाने में अपना सहभागिता दिखाएं और सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज ना करें। इस गंगा सफाई मिशन में जो आज टीम आई उन्होंने बहुत सी जानकारी हमें दी कि वृक्ष लगाना चाहिए और गंगा को मतलब हर किनारे उसके साफ करना चाहिए और प्लास्टिक का यूज़ बहुत कम करना चाहिए। जैसे कि आज टीम ने बताया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाना चाहिए और उस वृक्ष को देखभाल ज़रूर करना चाहिए कि आप वृक्ष लगा दें और वो ख़राब हो जाए, ऐसा नहीं। और गंगा सफाई में हमें कचरा कम करना चाहिए उसमें और गंगा को स्वच्छ रखना चाहिए। जनपद फतेहपुर के नहरों में पानी की उपलब्धता और निगरानी के लिए सिंचाई विभाग द्वारा जीपीएस गेज युक्त कैमरे लगाए गए हैं। जीपीएस सिस्टम से ऑनलाइन पानी की स्थिति की रिपोर्ट सिंचाई विभाग के अधिकारियों के पास रहेगी, जैसे कि किस नहर, माइनर और रजबहे में कितना पानी है और कितने किलोमीटर तक पहुंचेगा। हाईटेक कैमरे युक्त गेज मीटर नहरों की झाल, रजबहों और माइनरों के हेड पर लगाए गए हैं, जो हेड से निकलने वाली पानी की क्षमता की रीडिंग करेगा। साथ ही मीटर गेज में लगे कैमरे सोलर पैनल से संचालित होंगे। के जीपीएस से मॉनिटरिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गई है सिंचाई विभाग के लिए। वो कहीं भी बैठ के दूर से बैठ के मोबाइल पर भी देख सकते हैं, कंट्रोल रूम लखनऊ में देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देख सकते हैं कि कहाँ पर किस रजबा में पानी कितना चल रहा है। मेन उद्देश्य इसका ये है कि बैठे बैठे मॉनिटरिंग कर ली जाए। शिकायतें अब उतनी नहीं हैं और किसी माइनर में अगर पानी कम है, नहीं जा पा रहा है, तो जब हम लोग गेज मॉनिटर करते हैं जीपीएस से, उससे अंदाज़ा लग जाता है कि कहाँ पर पानी कम जा रहा है, कहाँ पर दिक्कत है, तो डिमांड बेस उसको बढ़वा लिया जाता है। और पूरा सिंचाई विभाग का प्रयास है कि अंत टेल तक पानी जाए, जिससे किसानों को लाभ मिले। कैमरा लगने से अब पानी की चोरी नहीं होती, अब जो है सिंचाई बढ़िया होती है, जो पानी बराबर आता है, जो फसल भी जो सूखती नहीं है। सरकार बहुत अच्छी सुविधा कर दिया है। तो कैमरे लग गए हैं, अब हम लोगों को सुविधा हो गई है, पानी आएगा और हमारी फसल जो बर्बाद होती थी वो अब बच जाएगी। अरे अब कैमरा लग गया है, बहुत सुविधा है। पहले खांड हो जाती थी, पानी नहीं आता था और पानी की चोरी होती थी। अब तो पानी बरोबर आता है हमारे यहाँ, वो बरोबर सिंचाई होती है। कैमरा की वजह से तो कोई चोरी नहीं कर पाता पानी की। फाग नाम से प्रसिद्ध है होली गायन, जिसकी वजह से होली को पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में फगुआ की भी संज्ञा दी गई है। गाजीपुर के डॉक्टर रामनारायण तिवारी कला प्रेमियों को लोक संगीत सिखाते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गायिका पल्लवी जोशी और उनकी टीम को फाग गायन के गुर सिखाए। इस मौके पर पल्लवी जोशी ने पूर्वी फगुआ गीतों को प्रस्तुत किया। डॉक्टर रामनारायण तिवारी ने बताया कि लोक कला के संरक्षण से ही भारतीय संस्कृति का संरक्षण होगा। देखिए, पहले तो हमारे विद्यार्थियों में रचनात्मक शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आजकल मैं देखता हूं कि जो प्रतियोगिताएं, परीक्षाएं हो रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो रहा है, ईमानदारी के नाम को जो ऑब्जेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, तो वो पूरी परीक्षा हो जा रही है मेमोरी बेस्ड, माने स्मृति पर खड़ी हो जा रही है। बच्चों में सृजन की शक्ति नहीं है, तो बच्चे हमारे तुरंत किसी चीज़ को देख करके इमिटेट करते हैं, अनुकरण करते हैं, रचना नहीं कर पाते, जबकि शिक्षा का मतलब है सृजना करना। तो पहले तो हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि सृजन की प्रवृत्ति बचपन से विकसित करके बच्चों को जड़ के तरफ लौटाना चाहिए। तो जड़ हमारे लोक है और अपने लोक से ही हम एक अपना बना सकते हैं अपनी आधुनिकता, क्योंकि दूध बहुत पौष्टिक होता है, मैं जानता हूँ, लेकिन भाई मछली तो उसमें नहीं रहेगी। मछली को जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।